बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे ज़माने में हमारे दादाजी के कोई 16-17 बच्चे और 4 बीवियां। बच्चों में से किसी ने भी स्कूल का मुंह ना देखा। उर्दू पढ़ना भी पारा पढ़ कर सीखा जिसने भी सीखा। बच्चे सर उठाते तो फसलों और खेतों में धकेल दिए जाते। जो गाय दूसरे गांव से जफाती करा लाता वो प्राइमरी पास कर लेता। जो हथी पकड़ लेता वो मैट्रिक पास कर लेता। जो किसी मिल में मुलाजम हो जाता वो एमए कर लेता। यूं वालिदैन का खर्चा कुछ नहीं था, मुनाफा ही मुनाफा था। लिहाजा वालिदैन कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर बच्चों की माँ बहन एक नहीं करते थे। रावी चैन ही चैन लिखता था। बच्चे की मूछें बेकती या मैसें फूटती तो उसी हवेली में से एक कुरी पकड़ कर उसके साथ ब्याह दी जाती और चारपाई और पानी की बाल्टी छत पर चढ़ा दी जाती। शादियां अमूमन 16 साल का लड़का और 14 साल की लड़की के हिसाब से होती थी। सारे देहात का तकरीबन यही रवाज था। वालिदैन में सुखी थे। बच्चे एक मुंह और 2 हाथ लेकर आते थे। बच्चे 10 भी हों वो मूंगफली चुनकर लाते तो भी अपनी अपनी इस दिन की रोटी खुद कमाकर शाम को घर आ जाते थे। ना जेवर बिकता था, ना एजेंटों का धोखा था, ना नादरा के दत्ते थे, ना वालिदैन के कोसते थे, ना औलाद का डिप्रेशन था। सालों में भी कोई माशी खुदकुशी नहीं होती। जो एक आध केस 2-4 साल में होता वो इश्क की नाकामी के सबब ही होता था। फ्रस्ट्रेशन दोनों नस्लों में नहीं थी। फिर दौर तब्दील हो। मुगलों ने कश्मीरियों को लंदन पहुंचाया तो बाकी इलाकों में इनकराई ली। लोगों ने जमीनें बेची, जेवर बेचे और बच्चों को ईरान के रास्ते यूनान और दुबई की तरफ रवाना किया गया। कुछ पहुंचे, कुछ रास्ते में ही ख्वाहिशात के जंगल में मरहब गए। जो पहुंचे उनका हाल एटीएम या गोया कैश कार्ड का सा था। वो कमार कर बेचते थे और कोशिश की कि उनकी औलाद पढ़ लिख जाए, किसी अच्छे जॉब पर लग जाए। तलीम में मुकाबलाबाजी शुरू हुई क्योंकि इंडिया के लोग पढ़े लिखे थे। वो ऑफिस जॉब में लटके जबकि पाकिस्तानी निचले दर्जे के काम करते थे। देहात में बिजली आई तो डॉलर्स को भी लाई और दीगर बिजली का सामान भी इंपोर्ट हुआ। वालिदैन मशीन की तरह कमा कर औलाद पर लगाते चले गए और अपनी जवानी इससे मुकल्लद जज्बात को कुर्बान कर दिया। वालिद 4-4 साल बाद मुल्क का चक्कर लगाते, वो भी एक माह के लिए मेहमान के तौर पर आते। एक माह में बच्चों का क्या पता चलता है। फाकिया खानी पूरी नहीं होती थी, छुट्टियां खत्म हो जाती। सहूलियात मिली तो बच्चे बिगड़ के चले गए और वालदा छपाती चली गई और मर्द अंधाधुन 16-16 घंटे काम करके कमा कर घर बेचते चले गए। औलाद पर लान तान शुरू हुआ। अखराजात का असाब काब शुरू हुआ। कलीम को कोसा गया और वालिदैन और बच्चों के दरमियान सर जंग शुरू हो गई। तलीम दिन ब दिन टफ होती चली गई। वो आज से 40 साल पहली वाली तलीम नहीं थी। जब इंग्लिश 6ठी क्लास से शुरू होती थी और मैट्रिक का हमें इंग्लिश के रूफे अबजद ही दुरुस्त करना सिखाया जाता। माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर, हंगरी फॉज, थ्रस्टी क्रॉप पर मैट्रिक हो जाती। अब इंग्लिश कच्ची यानी के G1 से ही शुरू हो जाती है।
बचते बड़े होते गए और रिश्ते छोटे होते चले गए। सारी सारी रात पढ़कर भी बच्चे पास ना हुआ, तो भी घर में इस कदर जलील किया जाता। इसको लिटरली माँ बहन से गालियां दी जाती, मार इस कदर शदीद कि पड़ोसी आकर छिड़ाएं तो छिड़ाएं, माँ भी करीब जाने की हिम्मत ना करे। यूं वालिदैन और औलाद के दरमियान नफरत की नादीदा मगर महसूस दीवार बनना शुरू हुई। रिजल्ट के दिनों में नहर के पुलों पर पुलिस पहरा लग जाता है, क्योंकि नाकाम होने वाले बच्चे रिजल्ट सुनकर घर जाने की बजाय कब्र में जाने को तरजीह देते हैं। वालिदैन अपनी ज्यादा अखराजात के गोशवारे दिखाते फिरते हैं और बच्चे अपने जिस्म पर परे नील के निशान दिखाता फिरता है। यानी कि इस कलीम की बजाय, उन अखराजात की बजाय कुछ भी ना होता तो वालिदैन और औलाद का कल्लत को कायम रहता। जब हर लम्हा इन अखराजात को कोसा जाता रहा तो वो नासूर बन जाते हैं। एक औरत बैरून मुल्क से आई तो गांव की एक गरीब औरत के लिए एक सूट लेकर आई और उसको कहा कि आप ये सुला कर पहन लें। मगर उस औरत ने शायद वो सूट अपनी बेटी को दे दिया होगा, लेकिन ये खतून जहां इस गरीब औरत को देखती फौरन पूछती, मासी वो सूट अभी तक नहीं सिलवाया। यहाँ तक के मासी ने उस खतून को देखकर ही रास्ता तब्दील करना शुरू कर दिया। फिर वो उन उकाक में इस गली से गुजरती जब इस खतून के रास्ते में मिलने के इम्कानात ना होते। मगर एक दिन सुबह सुबह बेचारी पकड़ी गई और उस खतून ने अपनी मासी ही कहा था कि मासी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, खुदा का वास्ता है, अगर एक सूट मुझे दे ही दिया है अब मुझे जीने दो। यही हाल औलाद का हो जाता है कि खुदा का वास्ता है अगर पर ही रहे हो तो ये रात दिन का रात बेरवियां मत सुनाया करें। सुन सुनकर डिप्रेशन हो गया है। वालिदैन बच्चे में नफरत बहुत पहले से बढ़ चुके होते हैं। जब उसकी शादी होती है और वह कमाने लगता है तो वालिदैन से उसका रवैया सर्द महरी का होता है, जिससे समझा यूं जाता है गोया कि आने वाले ने कान भरे हैं, वरना हमारा चांद तो ऐसा नहीं था। अलगर्ज वालिदैन सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी जवानी की कुर्बानी देकर सिर्फ अपनी बेहतियाती की वजह से बाजी हार जाते हैं। फिर जो बेटे ताबेदार होते हैं, वालिदैन ख्वाहिशात का ऐसा बार उन पर डालते हैं कि वो अपने बच्चों के हकूक पूरे करने से आजिज आ जाते हैं। यूं घर के अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। जब बीवी अपने बच्चे का हक भी पीछे जाते देखती है, वालिदैन अभी भी यही गर्दान कर रहे होते हैं कि हमने इतना लगाया और इतना खपाया है, लिहाजा सब कुछ हमारा है। हदीस कोड की जाती है कि तू और तेरा माल तेरे वालिद के हो, जबकि शरीयत में औलाद की मौजूदगी में छठा हिस्सा वालिद का है, छठा हिस्सा माँ का है, बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है और बाकी औलाद का है। मगर इस हदीस को बयान करके औलाद का हक भी मार लिया जाता है। वालिद साहब बेटियों की शादी के लिए 10 लाख और 18 लाख मांगते हैं। प्लाट और मकान की किस्तें अलग हैं। गोया पूरी कोशिश की जाती है कि कमाने वाले बेटे को हैंड टू माउथ रखा जाए और वो अपनी बीवी और बच्चों का कुछ भी ना बना सके। बेटा अपने बच्चे पाकिस्तान भेजकर वालिदैन के काजे पूरे करे तो वहां उसके बच्चे बीमार हो जाएं, कोई अस्पताल ले जाने का रवादार नहीं होता। बेटा प्यारा है और उसकी बीवी और औलाद से दुश्मनी है। बेटा ज़हनी मरीज बन जाता है। वालिदैन उसका पाकिस्तान है,
और औलाद उसकी हिंदुस्तान बना दी जाती है। जिनकी खिदमत करके वो वालिदैन का दरगार करार पाता है। पाकिस्तान जाता है तो घरेलू सियासत से माहौल को आलूदा कर दिया जाता है। ऐन उस वक्त जब खाना लद चुका है, बच्चे बैठे हुए हैं, तो बहन या बांजी का फोन आ जाएगा कि खाना हमारे साथ खाना है, और वो भी सब कुछ लगाया बच्चों के सामने पड़ा रह जाता है और वो बांजियों के साथ आने चले जाता है। बीवी अपना सा मुंह लेकर रह जाती है और बहन भाई को घर बुलाकर पगलें बजा रही होती हैं। तो इस सियासत कोई समझ नहीं लगती। इस औलाद में भी फुफ्फो और चाचू और दादा दादी के खिलाफ नफरत बढ़ती चली जाती है, जो अमूमन ये समझा जाता है इनकी माँ बढ़ती है, जबकि असल में बाप और ददयाल का रवैया उनमें जहर बढ़ता है। अब जब बारी आती है रिश्ता नातों की, तो फिर एक दूसरे के यहाँ रिश्ते करने का इम्कान खत्म हो चुका होता है और दोनों फरीक रिश्ता बाहर ढूंढते फिरते हैं। दादा दादी अपनी ही औलाद को एक दूसरे का इस कदर दुश्मन बना देते हैं अपनी सियासत की वजह से कि मजीद रिश्तेदारी मुमकिन नहीं रहती। हर फरीक दूसरे से बद कहता है कि मेरी बेटी से बदला लेगा, और एक फरीक कहता है कि इन्होंने पहले मेरा शोरवर बुलाया रखा था, अब मैं बेटा इनको कैसे सौंप दूं। पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम सिर्फ शनाख्ती कार्ड में बाकी है, अमली तौर पर अपने वजूद हो चुका है। कोई माने या ना माने, हकीकत यही है।